नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि चाइना ने एक विलेज बिल्ड कर लिया है इन अरुणाचल प्रदेश। ये क्लेम किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, चाइना हैज़ बिल्ड ए विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। पेंटागन रिपोर्ट ये कह रही है। नाउ पेंटागन रिपोर्ट पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, करीब 5 लाख लोग इसको देख चुके हैं। आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं, मगर इस वीडियो में मैंने जो ये विलेज वाला पार्ट है कवर किया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और विलेज वाले पार्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि इसके पीछे हिस्ट्री बहुत डीप है, बहुत सी बातें हुई थी, तो दिस नीडेड अ सेपरेट वीडियो। नाउ सबसे पहली बात, जिस पेंटागन रिपोर्ट में इस गांव के बारे में बात करी गई है, इस रिपोर्ट का नाम है 2021 रिपोर्ट ऑन मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ पे आप देखोगे तो पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है ये, 177 में यहाँ पर मेंशन कर रखी है ये बात। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने बिल्ड किया है 100 घरों का सिविलियन विलेज इनसाइड द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन चाइनाज तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन एंड इंडियाज अरुणाचल प्रदेश। नाउ ये बस एक बार ही मेंशन किया गया है इस बात को लेकर कि चाइना ने इंडियन टेरिटरी में एक 100 घरों का विलेज बिल्ड कर दिया है, मगर ये नहीं बता रखा कि किस मंथ में ये बिल्ड किया था। इंडिया में एक्चुअली इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर किया गया था जनवरी 2021 में। जी हाँ, 2021 में हम ये टॉपिक इंडिया में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना ने हमारी टेरिटरी में एक गांव बना दिया 100 घरों का, इसके बारे में यूएसए हमको बता रहा है। बेसिकली हुआ यहाँ पर क्या था कि जो ये विलेज है ये चाइना ने बिल्ड किया था दिसंबर 2020 में, और जनवरी 2021 में सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू इंडियन मीडिया ने ये बताया इंडिया को कि चाइना ने एक विलेज बिल्ड कर दिया है इन अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये बात आज के समय भी इन नवंबर 2021 इंडियन मीडिया फिर रिपीट कर रहा है कि यूएस की जो डिफेंस रिपोर्ट है, इन्होंने इंडियन मीडिया की जो यहाँ पर रिपोर्ट थी 2021 जनवरी 2021 वाली, उसको ही कोट किया है। और उस टाइम ये इमेजेस करी गई थी रिलीज। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर के पीछे का एरिया है जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है सिंस 1959। मगर यहाँ पे इन्होंने कुछ खास कंस्ट्रक्शन करनी रखी थी। अगस्त 2019 तक ये एरिया ऐसा हुआ करता रहा। एक्चुअली अगस्त 2019 से पहले भी आप अगर देखो तो हमेशा ये एरिया ऐसी खाली सा था। चाइना ने नवंबर 2020 तक यहाँ पर ये 100 घरों का जो ये विलेज है ये बिल्ड कर दिया था। ना यहाँ पर आप पूछोगे कि ये एरिया आखिर है कहाँ पर। देखो, ये एरिया आपको मिलेगा, सारी चू नाम की एक रिवर है नियर अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर एक बहुत ही, मैं कहूँगा, छोटा सा एरिया है, कुछ 2 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ पर ये रीजन है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल इसके टिप पर ये लोकेशन आपको मिल जाएगी। नाउ इसके पीछे की जो हिस्ट्री है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाउ जब भी हम बात करते हैं इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट की, तो सीधा हमारे माइंड में एक साल आता है 1962। मगर जो ये गांव वाला इशू है ना, ये एक्चुअली 1959 तक जाता है। 1959 में क्या हुआ था, इंडिया चाइना वॉर से 3 साल पहले चाइना ने अटैक किया था असम राइफल्स की एक पोस्ट पर। करीब 12 इंडियन सोल्जर्स थे एक पोस्ट में, और यहाँ पर 200 चाइनीज सोल्जर्स ने अटैक कर दिया था। कई इंडियन सोल्जर्स को चोटें आई, कुछ इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर मारे भी गए, और ओवरऑल ये पोस्ट हम हार गए थे 1959 में। तब से लेकर अब तक ये पोस्ट हम वापस रिकैप्चर नहीं कर पाए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गजू इंसिडेंट के बारे में। इंसिडेंट वैसे आप अगर देखो हिस्ट्री बुक्स में बहुत ही छोटा सा है, इस पर कोई खास आपको किताबें मिलेगी नहीं, मगर ये इशू इंटरनेशनलाइज बहुत हुआ था। इसको बाद में डिस्कस किया गया यूएसएसआर चाइना के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, और चाइना ने हमेशा यहाँ पर लॉन्गजू इंसिडेंट को ये बताया कि देखो हम क्या करते, इंडिया अग्रेशन कर रहे थे, हमने जवाबी कार्रवाई में इनको खदेड़ दिया। यहाँ पर ये चाइना का यहाँ पर पूरा नैरेटिव था। मगर लॉन्गजू इंसिडेंट की जो रियलिटी है ये पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। यहाँ पर जब चाइना ने बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया तिब्बत में, तिब्बत के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, और उस टाइम 1958-59 के आसपास जब दलाई लामा तिब्बत छोड़ के भारत में आ गए, उस वक्त चाइना की सरकार को इंडिया में काफी गुस्सा आया कि इन्होंने यहाँ पर दलाई लामा को शरण क्यों दी है। और उसके रिस्पांस में बताया जाता है कि लॉन्गजू इंसिडेंट हुआ था, और इंडिया का जो रिस्पांस था यहाँ पर इतना वीक था कि चाइना को ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इससे एक मोटिवेशन मिल गई कि कल को हम इन पे और भी बड़े स्केल पे अटैक कर सकते हैं, ये इसके रिस्पांस में कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हुआ यहाँ पर क्या था कि जब चाइना ने 1959 में लॉन्गजू पे अटैक किया और इंडियन सोल्जर्स को पीछे धकेल दिया, उसके बाद इंडिया का रिएक्शन बहुत ही सॉफ्ट था। और ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इंडिया ने डाउन प्ले करने की कोशिश करी कि ये इंसिडेंट कुछ हुआ ही नहीं है, मैटर नहीं करता, बहुत ही छोटा सा एरिया था।
और हमने कभी भी इस इशू को इतना ज़्यादा इंटरनेशनलाइज किया नहीं जितना करना चाहिए था। हाँ, हमने ये कोशिश करी कि यूएसएसआर को बीच में ले आते। उस वक्त ऑब्वियसली आपको पता होगा कि रशिया की जगह हुआ करता था सोवियत यूनियन। तो इंडिया जब ये इशू लेकर गया सोवियत यूनियन के पास, तो उस वक्त के सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट कह लीजिए वहां पर, ये थे निकिता क्रूशेव। यहाँ पे आप देख पाओगे आइकॉनिक फोटो है उस वक्त के यूएसएसआर के प्रीमियर निकिता क्रूशेव की, और ये यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया ने यहाँ पर मुद्दा उठाया यहाँ पर 1959 के अटैक का, और फिर इंडिया के बिहाफ पर यूएसएसआर ने चाइना से पूछा कि आप लोग इंडिया पे अटैक क्यों करते हैं। ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है कि रशिया ने ऑन रिकॉर्ड ये मुद्दा उठाया था माओ जेडोंग के सामने। और इवन 1950s में भी जब कंट्रीज के प्रेसिडेंट प्रीमियर्स आपस में जब बात करते थे तो जो भी उनकी बातचीत है उसको लिखा जाता रहा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती थी। और आज भी आप अगर देखो तो रशियन गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इंटरनेशनल आर्काइव में आपको मिल जाएंगे ना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वो बातचीत है माओ जेडोंग और क्रूशेव की। क्रूशेव ने डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डिड यू किल पीपल ऑन द बॉर्डर विद इंडिया। इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, तो यहाँ पर क्रूशेव ने पूछा कि इंडिया के सोल्जर्स को क्यों मारा। माओ जेडोंग ने यह कहा कि उन्होंने पहले हम पे अटैक किया था, दे अटैक्ड अस फर्स्ट, क्रॉस द बॉर्डर एंड कंटिन्यूड फायरिंग फॉर 12 आवर्स। और इसके बाद चाइना के उस वक्त जो विदेश मंत्री थे इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि किसके डेटा का आप ज़्यादा भरोसा करोगे, हमारा या फिर इंडियन के डेटा का, क्योंकि इंडियंस ऑफ कोर्स यहाँ पर कह रहे थे कि पहले अटैक चाइना ने किया था। तो क्रूशेव जो यूएसएसआर को लीड कर रहे थे उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ऑल्दो द हिंदूज, अगेन ये जो यहाँ पर पूरी कॉन्वर्जेशन है यहाँ पे काफ़ी बार इंडियन हिंदू जो है वर्ड्स को इंटरचेंज किया जाता है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी बार माओ भी कहेंगे हिंदूज या और क्रूशेव भी कहेंगे हिंदूज, तो इंडियंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगेन ये कॉन्वर्जेशन आप ढूंढ सकते हैं विल्सन सेंटर जो है वहाँ पर, जो इंटरनेशनल हिस्ट्री डिक्लासिफाइड के डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आपको जो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्रूशेव ने ये कहा ठीक है, अगर हिंदूज ने पहले अटैक किया था तुम्हारे कोई लोग तो मारे नहीं गए। इन दी एंड जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया वो यही है कि जो भी डेथ्स हुई है ये इंडिया की साइड में हुई है, चाइना के लोग तो हमारे नहीं गए। मगर फिर चाइना की साइड ने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग क्या करते, उन्होंने पहले अटैक किया था, हम लोग हवा में फायरिंग कर नहीं सकते, और इन लोगों ने जो मैकमोहन लाइन है ये भी क्रॉस कर दी थी। और फिर चाइना ने जो ये सारा इशू है ये रफा दफा कर दिया ये कहकर कि हम लोग इंडिया से बात कर लेंगे इस इशू को लेकर, इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनसे भी हम बातचीत में हैं, ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि यूएसएसआर को इंटरवेंशन यहाँ पे करनी चाहिए। मगर मैं यहाँ पर कहूँगा कि इस टाइम ना इंडिया अगर और ज़्यादा अग्रेसिवली इस इशू पे ध्यान देता, यूएसएसआर को यहाँ पे इन्वॉल्व कराता, तो शायद इन द फ्यूचर 1962 की वॉर भी ना होती। इंडिया ने सिंस 1959 का अटैक ऑलमोस्ट जाने दिया, इस पर इतना प्रेशर डाला नहीं चाइना पर, तो ये इशू फिर बाद में बहुत ही बड़ा बन गया और चाइना को ऑलमोस्ट एनकरेजमेंट मिल गई कि ठीक है कल को अगर हम इन पे बड़े स्केल पे अटैक करते भी हैं तब भी यूएसएसआर इंडिया के बचाव में आने नहीं वाला ना। जो ये लॉन्गजू इंसिडेंट है ये इंटरनेशनलाइज कुछ हद तक हुआ, मगर जैसे आप जानते हैं कुछ खास इसका रिजल्ट निकला नहीं। और उसके बाद जब 1962 की वॉर हो गई और बाद में बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स इशू इनको पीछे हटना पड़ा, चाइना ने कभी भी लॉन्गजू इंसिडेंट के बाद का जो एरिया कब्जा रखा था वो कभी छोड़ा नहीं। जो 1959 में एरिया कब्जाया था वो चाइना ने 1962 वॉर के विड्रॉल के बाद भी कभी छोड़ा नहीं। तो आज के समय जो ये विलेज ये लोग बना रहे हैं ये उसी एरिया में बना रहे हैं जो 1959 में कब्जाया गया था। यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग अभी के लिए इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक आप कह लीजिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है अभी के लिए कि हम जो 1959 वाली जो यहाँ पर लाइंस हैं इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकती थी। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मान लो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश को विजिट भी करते हैं तो चाइना इतना अग्रेसिवली यहाँ पर प्रोटेस्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट विजिट करते हैं तो प्रोटेस्ट करता है। हम लोग इतने बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट करते नहीं है यहाँ पर। और आई थिंक एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर कहना चाहिए था कि ये जो इन्होंने यहाँ पर विलेज बना दिया है ये गलत है। और परहैप्स यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये भी सोचा होगा कि ये इशू अगर ये ओपनली उठाएंगे, इंडिया ओपनली अगर ये इशू उठाता है तो इंडियन पब्लिक डिमोरलाइज ना फील करे, मगर डिमोरलाइज तब फील करेगी जब इंफॉर्मेशन की कमी होगी। आई थिंक इंडिया को करना यहाँ पर ये चाहिए कि चाइना के साथ जो भी हमारी हिस्ट्री रही है, जो भी एरिया 1959 में 62 में ये लोग कब्जा चुके हैं उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और फिर यहाँ पर बताए कि देखिए अभी रिसेंटली ये हुआ है, हम लोग एज ए नेशन चाइना का प्रोटेस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे और जगह भी। एंड आई थिंक दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। हम लोग अगर बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं इस पूरे इंसिडेंट को तो फिर से चाइना को 1959 की तरह एनकरेजमेंट मिलेगी कि ठीक है यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया, यहाँ पर कुछ भी बना लो, इंडिया की तरफ से कुछ प्रोटेस्ट आना नहीं है। तो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग मानते हैं
कि जो ये विलेज बनाया गया था एट द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो बिल्कुल बना था, क्या इसको लेकर इंडिया को बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट करना चाहिए था, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अभी जो हमारी पॉलिसी है कि सब कुछ डाउन प्ले करते रहो, दैट इज द राइट पॉलिसी? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे कर लो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी। इस कॉम्बो पैकेज के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इट कैन बी एनीथिंग, ये आप चूज कर सकते हैं। और कॉम्बो पैकेज में हमेशा आपकी सेविंग होगी। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। कॉम्बो पैकेज में यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। उसके अलावा एडिशनल आपका पैसा और बचेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। और अगर आप अभी कॉलेज में हैं, आपके पास टाइम है, 2 साल का टाइम है, आप चाहते हैं कि आराम से 2 साल में रुक के अटैम्प्ट करना यूपीएससी एग्जाम को, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ कोर्स एज वेल, दैट विल हेल्प यू ट्रेमेंडसली। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।